नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। आज हम आए हैं 296 गोंडा सदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार प्रभाकर जी से मिलने, जो कि राजनीति में काफ़ी नए हैं, पर इनका अनुभव काफ़ी सालों का है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आप ये बताइए कि राजनीति में आप अभी कुछ ही समय पहले आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर बातचीत के दौरान आपने बताया कि आप 2019 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में आने से पहले पहले आप ये क्या करते थे? हमारी थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, राजनीति में आने से पहले मैं सामाजिक कार्य करता था जी, और इस सामाजिक कार्य की प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली है। जी, जी, जैसे कि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी कोऑपरेटिव सचिव जी, थे। तो उस समय जब मैं बहुत छोटा था तो वो साइकिल पे बिठा कर के मुझे बहुत सारे बहुजन महापुरुषों की बात वो बताते जी, थे जी, कि बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया, महात्मा फुले साहब ने कैसे संघर्ष किया, गांधी जी ने कैसे संघर्ष किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे संघर्ष किया। तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे, तो मुझे इस बात की जानकारी उनके जी, द्वारा जी, मिली। बाद में क्योंकि जो हमारे पिताजी हैं, जी, वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे। जी, जी, तो उस समय आपने एक नाम सुना होगा, बलरामपुर सदर विधायक रहे अकीला जी, 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 रामसागर जी, अकीला जी, जी। तो रामसागर अकीला जी के पास उस समय जब मैं बहुत छोटा था, तो उनके पास एक राजदूत हुआ करता था। जी, जी, तो उस राजदूत से वो बलरामपुर से चल के हमारे घर आया करते थे हुँ, और धीरे-धीरे करके उसके बाद में वो विधायक हो गए। जी, 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 और आपने देखा होगा बसपा रिज़्यूम में 1997-98 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रसद खाद्य मंत्री रहे। जी, 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 तो उनके कर कमलों से जो है, हमारा जो गाँव है, पैतृक जो मेरा निवास है ग्राम मझारी, हुँ, तो वो उनके समय में अम्बेडकर ग्राम सभा हुआ था। तो आप कभी गौरा चौकी से डुमरियागंज गए होंगे। जी, जी, तो गौरा चौकी से डुमरियागंज के पहले एक चरणद्वीप घाट पड़ता है। तो उससे पहले 3 किलोमीटर चरणद्वीप घाट से 3 किलोमीटर पहले जी, मेरा घर पड़ता है ग्राम मझारी, जी, जी, बढ़ाया ग्राम सभा में आता है। तो उस समय पहली बार वो पिच मतलब कच्ची रोड थी वो, मिट्टी की सड़क जी, थी। जी, तो उस समय 97-98 पहली बार उस पे जो है पत्थर पड़े और वो पिच रोड बनाई गई जो है बढ़ारा ग्राम सभा तक। हुँ, पहली बार मेरे जी, पिताजी जी। के सानिध्य में। तो मुझे ये लगा कि राजनीति में बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी आप करते क्या हैं कि गोंडा में जो करते क्या हैं अभी आप? अभी मैं गोंडा में वकालत करता हूँ जी, और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है 2013 जो है 16 का है और 16 से लेकर के अब तक मैंने एक सफल जो है मैं अधिवक्ता रहा हूँ इसी उम्र में और मैं लोगों को काफ़ी न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ उस समय। सर जैसे ये आपका दूसरा चुनाव है, जैसे कि आपने बातचीत में बताया, तो पहले चुनाव का आप अनुभव बताइए और आप किस पार्टी से चुनाव लड़े, और जो अभी दूसरे चुनाव आप लड़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। मैं चुनाव 2014 में लोकसभा लड़ा था, 2014 में। गोंडा से। और मैं जो ये चुनाव जो मेरा लड़ने का जो तरीका है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे चुनाव आया तो फिर मैं चुनाव लड़ा उसके बाद में फिर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जी, जी, हम चुनाव इस प्रकार लड़ते हैं कि जैसे चुनाव अभी आया हुआ है, जी, जी, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, इसके बाद उस समय जो मैं चुनाव लड़ रहा था 2014 में, जी, तो 2014 के पहले लगभग 2010 से, जी, ठीक है, मैं समाज में जाता था। जैसे सोमवार से लेके शनिवार तक मैं पढ़ता था, जी, जी, लॉ लॉ करता था जी, साकेत महाविद्यालय से। और फिर सैटरडे और संडे को क्या करता था, सैटरडे को शाम को मैं गाँव में चला जाता जी, था जी, और सैटरडे शाम को मैं गाँव में मीटिंग करता था और जहाँ मैं मीटिंग करता था, जी, वहाँ पर मैं खा पी कर के सो जाता था। जी, जी, फिर सुबह में क्या करता था, संडे के दिन फिर मैं लोगों से मुलाकात करता था। जी, जी, फिर संडे की रात में फिर मीटिंग करता था लोगों के साथ और उसके बाद में फिर मॉर्निंग में क्या करता था, मैं फिर कॉलेज चला जाता था। जी, इस जी, हिसाब से मैंने अपना बैकग्राउंड बनाया और बैकग्राउंड बना कर के हमने जो है 2014 का चुनाव लड़ा बहुजन मुक्ति पार्टी के ज़रिए। उस समय मैं इतना साधन संपन्न नहीं था, मेरे पास बहुत सारी जी, जी, प्रॉब्लम थी, मेरे पास बाइक भी नहीं था, लेकिन हौसले इतने बुलंद थे कि हमने ये काम किया और काफ़ी संघर्षों के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तो मैं प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस समय जो बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ाया 2014 में 519 सीटों पे मुझे जानकारी है कि लड़ा था। हुँ, उसमें गोंडा से मैं लड़ रहा था और उस 519 सीटों में मतलब ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा वोट मेरा उसमें 3200 वोट मेरा था। जी। अच्छा, जैसे सर ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में जैसे आपकी पार्टी अभी नहीं है, नई है। दिल्ली में उनकी सरकार 5 साल हो लगभग हो गए, और 7 साल मतलब सरकार चलाते हो गए अरविंद केजरीवाल जी को। तो ऐसा क्या आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या लेके आएगी?
कि जो उत्तर प्रदेश की जनता आप पे विश्वास करे, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो घोषणा करी है कि वो 403 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करने से पहले मैं दिल्ली की मतलब खुद की अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव बताऊँगा, जी, जब मैं आम आदमी पार्टी में नहीं था। जी, देखिए, हमारी वाइफ़ ब्यूटिशियन हैं जी, जी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा-सा दिल्ली का मार्केट देख लें, वो जी, जो है ब्यूटिशियन के साथ-साथ वो कॉस्मेटिक की भी शॉप करती हैं। जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार दिल्ली चल कर के आप दिल्ली का जो मार्केट है उसको आप थोड़ा-सा देख लें। तो क्योंकि जब मैं यहाँ काम करता था तो जी, बड़ा चर्चा था सदर माननीय बना था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, सदर का नहीं अरविंद माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, मुख्यमंत्री जो है दिल्ली सरकार। जी, जी, तो मैं जब वहाँ गया, यहाँ से दिल्ली गया, जी, जी, तो वहाँ पर हमारे जो गाँव के लोग या रिश्तेदार जो हैं वहाँ, जो ख़ासकर मज़दूरी करते हैं वहाँ, जी, ठीक है? तो उनके पास मैं रहा। तो कुछ लोग उधर बिहार साइड के भी लोग थे और उत्तर प्रदेश के लोग थे, जिनके बीच में रहा वहाँ, जी, पूरी रात। तो वहाँ मैंने पूछा लोगों से कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के संबंध में बहुत सारे बदलाव किए हैं दिल्ली में, भई इसका ये फ़र्ज़ी है कि वास्तव में सही है? तो जी, वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई साहब, वकील साहब, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, जी, वो इस स्तर पे किया है कि यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, जी, वहाँ से अच्छे-अच्छे लोग अपने बच्चों का नाम कटा के जी, और यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में लिखाने का काम कर रहे हैं। जी, और उस प्राइमरी स्कूल में जैसा प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में टेबल है, मेज़ है, कुर्सियाँ हैं, जी, बाकी एसी हैं, पंखे हैं, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था से उन्होंने ओत-प्रोत किया है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया काम किया है। फिर पता चला कि जब मैं दूसरे दिन मुझे सदर मार्केट में जाना हुआ, तो मैं वहाँ पे मैं आया वहाँ रोड पे आया, फिर जी, मैं जी, दिल्ली की जो है जो रोडवेज बसें हैं, जी, जी, वो आई और जब मैं बस में गया चढ़ा वहाँ पे सीट पे बैठा तो ये हुआ कि टिकट लेने की बात। हुँ, तो मैं अपना और अपनी वाइफ़ का, हुँ, दोनों लोगों का टिकट लेने का जब काम किया तो वहाँ का जो बस कंडक्टर है, उसने मुझे 2 टिकट दिए। हुँ, एक टिकट उन्होंने लाल कलर की दी और एक दूसरे कलर का था। तो मैंने जब उनको पैसा दिया, उन्होंने मुझे पैसा वापस किया, तो उसमें मात्र 1 टिकट का पैसा उन्होंने लिया। तो मैंने कहा देखिए मेरे पास मैं 2 व्यक्ति हूँ हस्बैंड-वाइफ, हुँ, तो आपने एक ही व्यक्ति का पैसा लिया है और एक का आपने नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए मतलब जो ट्रैवलिंग है बस का, जो सरकारी बसों का, वो जी, मुफ़्त में है। दूसरी चीज़ मुझे बस में ये देखने को मिला कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे बस में भी जी, लगे हैं, रोडवेज बसों में लगे हैं कि वहाँ पे कि महिलाओं का कोई भी जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो, वहाँ उनका सील भंग ना किया जाए। इस संबंध में भी माननीय अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में बड़े अच्छे जो है तरीके मुझे बहुत पसंद आए, जो मैं अनुभव आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में मैंने ये देखा कि वहाँ की रोडें बहुत अच्छी है, साफ-सफाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जी, है ना? तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रेरित हुआ। तो फिर अच्छा, जैसे सर आपकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में तो नई है। जैसे अगर आपकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो जी, क्योंकि ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सपा को, बसपा को और भाजपा को, तीनों पार्टियों को 5-5 साल जनता ने मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी कि मतलब जो भी फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो आपकी पार्टी को भी अगर ऐसा पूर्ण बहुमत का अवसर मिलता है सरकार बनाने का, तो कहीं जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मतलब आम आदमी पार्टी के बीच में और यानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े काम के लेके चलते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा? नहीं देखिए दिल्ली में जो भारत सरकार है, जी, जी। वो विघटनकारी नीतियों को फ़ॉलो करती है जी, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो है समतावादी हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे जो है विश्वास रखने वाले लोग जी, हैं और जो केंद्र की सरकार है, वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। तो वहाँ तो नोक-झोंक चलती है। लेकिन जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो संविधान की जो आत्मा है, राज्य के नीतिगत तत्व हैं जी, और जो मौलिक अधिकार हैं, उन चीज़ों को संजोते हुए हम उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे और लोगों का जो भी हक है, वो देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में करेंगे। और ख़ासकर जो शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे हमारा संविधान मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को हम समान शिक्षा देंगे, अनिवार्य जी, शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, ये काम हम करेंगे। जी, और जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात हो जी, या जी, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, आईआईटी की बात हो, पॉलिटेक्निक हो या बहुत सारे जो हायर एजुकेशन है, आईआईटी हो या फिर जो है एमबीबीएस हो, ये सब चीज़ें जो डिग्रियाँ हैं खासकर, इसको हम इतने सस्ते में लेकर के आएँगे जी, कि जिससे यहाँ रिक्शा चलाने वाला जो है 300 की दिहाड़ी करने वाला जो आदमी है, वो अपने बच्चों को बड़े आराम से जो है
डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, प्रोफ़ेसर बना सकता है। इतनी सस्ती सुविधा हम उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे सर मैं शिक्षा के क्षेत्र की तो आपने बताई कि जैसे आपकी पार्टी का आप ये बताइए कि घोषणा पत्र क्या है उत्तर प्रदेश में ताकि 296 विधानसभा गोंडा सदर को लोग जनता आपको भरोसा किन घोषणा पत्र पे करे? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की घोषणा का सवाल है, कुछ मुख्य बिंदु बता दीजिए। मुख्य बिंदु ये है कि आप ये देख रहे हैं हमने एक वादा किया है कि अगर हम रोज़गार नहीं देते उत्तर प्रदेश में युवाओं को, ठीक है? तो हम उनको बेरोज़गारी भत्ते के रूप में कम से कम 5,000 रुपए हम उनको हर महीने का बेरोज़गारी भत्ता देंगे। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को कम से कम 1,000 रुपए का उनका सम्मान निधि देंगे जिससे उनका जीविकोपार्जन चल सके। अगर ऐसा और बजट में आया तो हम उसको ऐसा नहीं कि 1,000 करेंगे और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल से मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो और इसको बढ़ाने का काम करें जिससे महिलाओं का सम्मान और बढ़ सके, ठीक है? और महिलाओं को भी सामाजिक जीवन से जोड़ा जा सके। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो आप ये देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं और सारी चीज़ें हैं। इसलिए गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की व्यवस्था की है। ये मैनिफेस्टो में हमारे है ना? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी तो पूरा करेगी। बाकी जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो आप ये देखते हैं हेल्थ सेक्टर को, जैसे हमारे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो गया है, तो वो चीज़ हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आएँगे और ख़ासकर गोंडा में लेकर के आएँगे और जो है, जो किसानों का कर्ज़ा है वो हम माफ़ करेंगे। आप ये देखते हैं किसानों के संबंध में 1-1 करोड़ क्या हज़ारों करोड़ चीनी मिल नहीं दे रही है। अभी कुदरती मिल आप देख लीजिए, बभनान चीनी मिल देख लीजिए, अभी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम 1 करोड़ की अगर इंटरेस्ट हम डेली का जोड़े, तो वो भी जोड़ करके जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये स्थितियाँ जो है इस सरकार में बन गई है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो आप अस्पताल में जाइए और अगर आप वहाँ पर सर्वे करेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जिनको ₹1 की पर्ची पे ईमानदारी से कार्य करना चाहिए था, वो लोग नहीं करते हैं और उनका एक टाइमिंग फ़िक्स है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक देखेंगे और फिर शाम को ये होगा कि कितने बजे से कितने देखेंगे और उनका ₹200 फ़ीस तय है, ₹300 फ़ीस तय है। ये बड़ी विडंबना है ख़ासकर हेल्थ सेक्टर में, जो ख़ासकर गोंडा में ये रोना है जो है मेडिकल सेंटर की, है ना? स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियाँ बिगड़ गई है पूरी। एजुकेशन सिस्टम तो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। जी, जी। बच्चों को ककारा तक नहीं आता जी, जी। और सरकारी ढिढारा पीट रही कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो बड़ी अच्छी चल रही है। हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और रोज़गार अगर माँग रहे हैं, रोज़गार अभी आप देख रहे हैं आप वहाँ बनारस की जो प्रयागराज की बात आप देख रहे हैं। हम रोज़गार माँग रहे हैं, तो रोज़गार के नाम पे हमको लाठी मारे जा रहे हैं। पुलिस जो है वो बंदूक के नाल से जो है, वो बंदूक का जो बट है, उससे दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। बच्चे हमने देखा है सोशल मीडिया पे कि बच्चे अपना कपड़ा उतार के दिखा रहे थे कि कितनी-कितनी मोटी-मोटी सब दरारें पड़ी हुई थी उसपे, जो चिन्ह है मारने का, वो इतनी भयानक। मैं कहता हूँ ये हिटलर से भी ज़्यादा निरंकुश सरकार है और ऐसी सरकार से कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मुझे हिटलर की एक बात याद आई है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक बार हिटलर अपने एक सम्मेलन में गया और वहाँ पर एक मुर्गा लेकर के गया। तो जब लेकर गया तो अपने लोगों को उसने संबोधित किया, जो उसके कैडर के लोग थे उसको संबोधित किया। तो संबोधित करने से पहले उसने क्या किया, उस मुर्गे को उस थैले से निकाला और उसके पंखे को पूरी निर्दयता के साथ निचोड़ दिया और उसके बाद में उसको उसने ऐसे फेंक दिया। फिर मुर्गा वो चिल्लाते हुए तेज़ी से भागा और फिर पोटली से उसने एक दाना निकाला, फिर वो मुर्गे के सामने ऐसा देता हुआ चला आया। फिर वो मुर्गा वो दाना खाते-खाते उस हिटलर के गोद में आ गया। जब वो गोद में आ गया तो उसने समझाया कि जनता को इतना त्रस्त कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो जीना अपना विकास समझे, केवल जीना विकास समझे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है और ख़ासकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, उसने यही किया है कि जनता का विकास नहीं किया और जनता का विकास नहीं किया और जो इनके प्रतिनिधि हैं, वो गाँव में जा रहे हैं, तो कह रहे हैं अम्मा जो है आपको अनाज मिल रहा है। यानी हमको इस स्तर पे पहुंचा दिया है, केवल पेट भरने का के स्तर पे पहुंचा दिया है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं। तो जो हिटलर की नीति थी कि केवल जीना आदमी अपना विकास समझे, वो हाल हमारी बीजेपी सरकार ने कर दिया। अच्छा सर, जैसे विपक्ष जो आपकी जैसे
जो विरोधी आपकी हैं, विरोधी पार्टी, वो आपकी पार्टी पे आरोप लगाती हैं कि इतना जो आप जनता को फ्री बाँटने का वादा कर रहे हैं, दिल्ली में बाँट रहे हैं या उत्तर प्रदेश में वादा कर रहे हैं। तो अगर जैसे इतना पैसा लाएँगे कहाँ आप लोग? लाएँगे कहाँ से? क्योंकि आप भी जानते हो उत्तर प्रदेश एक पिछड़े हुए राज्यों में से है जहाँ बजट कम है। मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश पिछड़ा नहीं है। गरीब राज्यों में से तो है सर। मैं ऐसा ये सर्वे बता रहा हूँ, गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ के नेता अमीर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश गरीब है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता अमीर हैं। अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है। जैसे मैं आपको एक घटना बताऊं कि एक पेपर में निकला हुआ था, फ्रंट पे निकला हुआ था कि पूरे भारत में जितने ज़िले हैं, उस ज़िले में सबसे गंदा ज़िला अगर कुछ है तो ये गोंडा ज़िला है। ये 2017 का आंकड़ा है। तो उस समय जब ये निकला तो आप अंबेडकर चौराहे पे जाइए, वहाँ एक सेल्फी पॉइंट बन गई है, स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा। वहाँ एक दिल बना दिया गया है। दिल बना करके ये बता दिया गया है कि ये जो है स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा है। लेकिन ठीक उसके पीछे जैसे जाएंगे आप, तो आप वहाँ देखेंगे कि लोग वहाँ पेशाब कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ नाक नहीं दे पाते लोग, वो तौलिया दे करके तब लोग जाते हैं। ये सुंदरता है हमारी। उसके बाद में हमने जो है विकास भवन के सामने एक हमने स्वच्छ गोंडा और सुंदर गोंडा बना दिया। हमने ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं किया। आप गोंडा का सर्वे कर लीजिए। मैं एक दिन इधर से आ रहा था, अपने रास्ते पे ही पूरा पानी भरा हुआ था। मैं उधर जो है मेरी गाड़ी स्लिप खा गई और मैं गिर गया। ये गोंडा की तस्वीर है। आगे और आप देखें, अगर गोंडा का ही सर्वे कर लें, चाहे वो आप जानकी नगर की बात कर लीजिए, चाहे आप चले जाइए रानी मोहल्ला की बात कर लीजिए, चाहे सोनार गली की बात कर लीजिए, आप बस अड्डे की बात कर लीजिए, आप इधर चले जाइए गायत्रीपुरम चले जाइए, कहीं आपको जो है मिल रहा हो अगर साफ सफाई, तो मुझे आप बताइए। तो केवल और केवल ये कह देना कि ये एक सेल्फी पॉइंट बना देना कि ये स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा, ये मैं तो यहाँ गरीबी नहीं है। यहाँ ने जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, उन नेताओं की मानसिकता ठीक नहीं है। इसी मानसिकता को हम दूर करेंगे। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लिटरेट जो है पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, अच्छे लोगों को टिकट दिया है। अगर हम सरकार में आएंगे, लोग हमको जनता समर्थन करेगी, तो जो किसानों का जो आप देख रहे हैं जो गरीबी है, जो अनाज के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और सारी चीज़ों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जो यहाँ रोजगार नहीं, उसको हम पैदा करके उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे। और जो हमको कर मिलेगा, जो टैक्स मिलेगा हमको जनता से, उस जनता के टैक्स को दिया जलाने में नहीं लगाएंगे, उसको हम यहाँ की आम जनता के सुख सुविधाओं के लिए काम करेंगे। और हम इस उत्तर प्रदेश को गति पे जो है उन्नति पे ला करके खड़ा करेंगे और यहाँ विकास करेंगे। और इस प्रदेश की जो गरीबी है उसको दूर करके क्या करेंगे, जो हम बांट रहे हैं इसी को डेवलप करके उसमें से हम निकाल करके लोगों को दे रहे हैं। हम अलग से नहीं ला रहे, उसी को डेवलप करेंगे। जैसे हमने दिल्ली में डेवलप किया, हमारी सरकार ने डेवलप किया। दिल्ली भी कभी गरीब था, अभी नहीं है, तो वहाँ हम फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ की जो गरीबी है इसको ख़त्म करके उससे कुछ धन बचा करके ये हम जो है काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से श्रीमान सूरज सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से श्रीमान प्रतीक जी जो मुख्य मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे 3 युवा चेहरे चुनावी रंग में हैं, चुनावी रण में हैं, तो ऐसा आप क्या अपनी जनता से वादा करें, मतलब जनता से कहना चाहेंगे कि आप पे भरोसा करें? क्योंकि तीनों युवा हैं, ये युवा पॉइंट तो चला गया कि काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ कि गोंडा में युवाओं को टिकट मिला है तीनों पार्टियों से। जी, जी। देखिए, मैं अभी सूरज जी की बात तो नहीं करूँगा कि सूरज जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, माननीय प्रतीक जी की बात अगर करते हैं, तो प्रतीक जी अभी भी युवा हैं और जब वो जीते थे तब भी युवा थे। तो अगर हम उनकी बात करें, तो अगर आंकड़े निकाल कर देखिए कि उन्होंने युवा के लिए क्या किया, तो वो एक कोरी कल्पना है। क्योंकि युवा वो विद्यार्थी भी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। अगर वो लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं कहता हूँ गोंडा में जो लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई लाइब्रेरी बनाई। कोई लाइब्रेरी लॉ के स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई। चाहे वो आपके गोंडा में जो केआरएस कॉलेज है, वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं दी, कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया लॉ के संबंध में। आप अधिवक्ताओं की बात देख लीजिए, दयनीय दशा। इन्होंने कोविड में भी
₹1 नहीं दिया। मैं तो खैर मैं अधिवक्ता हूँ, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया कि चलिए अधिवक्ता इतना परेशान है, उसके लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद में अगर छोटे-छोटे बच्चों की बात करें जिनका भविष्य जो एजुकेशन उनको मिल रहा है, जिससे इस देश का भविष्य तय होगा, उनका भविष्य तय होगा। प्राइमरी स्कूलों की हालात आप देख रहे हैं। ये युवा का कार्य था कि वो स्कूल को मेंटेन कराएँ। हम कह रहे हैं आप हायर एजुकेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपके आपके स्तर की चीज़ थी प्राइमरी स्कूल, उसको सही कराना चाहिए था। उनके स्कूलों को सही करके जो है उनकी शिक्षा नीति को अच्छा करना चाहिए था। और इनको ये आवाज़ उठाना चाहिए था एक बात, जैसे जब मैं बचपन में प्राइमरी में पढ़ता था, तब उस समय जैसे मैं 1 में पढ़ा, तो जब मैं 2 में गया, तो 1 वाला किताब जो 1 में आने वाला उसको मिल जाता था। फिर जब मैं 3 में गया, तो फिर मेरा जो 2 वाला किताब है वो किसी एक से जो पढ़ के गया वो फिर दूसरे वाले को मिल गया। इससे क्या होता था कि हमारी देश की जो राजस्व है, वो बचता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं और इससे जो गरीब तबके के जो लोग थे, उनको किताब नहीं खरीदना पड़ता था और आराम से वो पढ़ लेते थे। अभी आज क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में कि 1 साल जो बुक चली, उस बुक को दूसरे साल नहीं लगाया जाएगा। उसका प्रकाशन बदल दिया जाएगा, उसका थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दी जाएगी। पता चला इस साल हमारे अगर 3 बच्चे हैं, जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, तो ये हो जाता है कि जो 1 में है, फिर एक 2 में है, फिर एक 3 में है। तो जैसे ही एक वाला 2 मतलब गया 2 में, तो फिर उस बच्चे को मिल गया, फिर वो दूसरे बच्चे इस प्रकार नहीं है। पता चला वो तीनों जो 3 क्लास हैं पूरे, उसके बुक्स को चेंज कर दिया गया। अब पता चला फिर मैं 3 बच्चों के लिए मैं अलग-अलग बुक खरीदूँ। तो चलिए ठीक है, मैं मान लो ये खरीद लेता हूँ, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है, जो अच्छा एजुकेशन देना चाहती है, वो नहीं कर पा रही। तो ऐसी दशा में माननीय युवा नेता को, बीजेपी के युवा नेता को ये करना चाहिए था कि जो है, ये जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, इस प्रणाली के विरोध में उनको जो है विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए थी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने, आम जनता के सामने। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी शिक्षा के क्षेत्र में। सर जैसे आप ये तो हुआ ही, तो आप जैसे यूपी की अपने गोंडा क्षेत्र जो कि कृषि पे जिस पे आर्थिक लोगों के अधिकतर लोगों की कृषि पे आय निर्भर है, तो आप ये रोजगार की वजह से जैसे युवा लोग पलायन करते हैं अपने यहाँ के, तो रोजगार पलायन और कृषि क्षेत्र में आप ये इन 3 जो मुख्य क्षेत्र हैं अपने यहाँ, क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो वो 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं, वो तो सरकार हमारी देगी जो भी है। लेकिन इसके साथ में जो डीएपी इस समय हम ₹1250 में खरीद रहे हैं 45 किलो। हमको दिया जा रहा है 50 किलो कह करके, और हमको दिया जा रहा है 45 किलो, और कभी-कभी बोरियों में तो 45 से भी कम आए हैं, और कीमत लिया जा रहा है 50 किलो का। तो पहली बात तो हम उसको 50 किलो करेंगे, और वो डीएपी जो है, उस डीओपी को मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उस डीओपी के कम से कम 200 और ₹250 प्रति जो है प्रति बैग बेचने का काम करे, सब्सिडी दे उनको। यूरिया को भी ऐसे। और दूसरी बात, मैं तेलंगाना गया था एक बार मैं, मुझे तेलंगाना घूमने का अवसर मिला, तो मैं कृषि क्षेत्र में मैंने देखा कि जैसे ये हमारा एक रोड है, तो कुछ लोग इधर खेती कर रहे हैं, कुछ लोग इधर खेती कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कि किसानों को सिंचाई के लिए लाइट दिया जा रहा है कि 8 घंटे इधर तो 8 घंटे इधर, 10 घंटे इधर तो 10 घंटे इधर। तो इस प्रकार हम जो है वो विद्युतीकरण कराएँगे किसानों के उधर, और उनको ये व्यवस्था हम देंगे कि वो अपना मोटर लगाएँ, और उसके बाद में वो मोटर से ही, विद्युत से ही अपने खेतों की सिंचाई कर सके। क्योंकि बीजेपी ने जो इधर डीज़ल का आप देख रहे हैं कि कितना महँगा कर दिया है। मुझे लगता है कि कितना है, ₹80 से ऊपर शायद तेल है। डीज़ल का भी मुझे याद नहीं है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। इसलिए डीज़ल खरीदना ख़ासकर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक व्यवस्था तो हम करेंगे कि उनको 300 यूनिट बिजली का फ़ायदा मिलेगा, और अपनी सिंचाई आराम से वो कर लेंगे। दूसरी बात, ख़ासकर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये भी मैं काट दूँगा, आप ठीक जोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ट्यूबवेलों की व्यवस्था करेंगे। खासकर हम ट्यूबवेल की व्यवस्था करेंगे, और उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। अगर यहाँ की जनता ने हमको मदद किया, तो मैं पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाता हूँ आम जनता को कि मैं ट्यूबवेल की भी व्यवस्था करूँगा। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कर्जा ले लेते हैं। वो कर्जा मजबूरी में लेते हैं लोग। होता क्या, मैंने जो आम सर्वे मैंने देखा है, मैं कचहरी में रहता हूँ, तो वहाँ मैं ये देखता हूँ कि लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे ले लेते हैं, खेती कर नहीं पाते, उनकी इतनी आमदनी नहीं। अब पता चला उन्होंने ₹2 लाख अपनी बेटी की शादी के लिए ले लिया, अब वो उसको दे नहीं पाते हैं।
तो स्थितियाँ ये बन जाती है कि उसे इंटरेस्ट होकर के वो 4 लाख 5 लाख चला जाता है। तो जितना भी गरीब तबके के जो किसान हैं, उन किसानों को पूरी तरीके से उनका जो है हम कर्ज़ माफ़ कराएँगे। मैं ये बात सदन में रखूँगा, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखूँगा कि उन किसानों की पूरी तरीके से कर्ज़ माफ़ किए जाने चाहिए। ये मेरा मेरा मानना होगा, ये मैं मुद्दे उठाऊँगा किसानों के संबंध में। और उसके बाद में किसानों को और मज़दूरों को उनको रोज़गार मिले, ठीक है? जिससे उनकी जो दैनिक जीवन है उसमें सुधार आए। सर जैसे आप ये बताइए कि अभी आप क्षेत्र में जब आप निकलते होंगे प्रचार के लिए, तो आपको जनता का रुख किस तरफ लगता है इस समय? हवा बदली है कि देखिए, मैं बता दूँ कि लोग बीजेपी, सपा, बसपा से लोग ऊब के चुके हैं। आपको सच बताऊँ, इससे ऊब चुके हैं। और जो भक्त लोग हैं, जैसे एक ब्लाइंडर समर्थक होते हैं कि अंधानुकरण होता है, एक अनुकरण होता है, एक अंधानुकरण होता है। तो जिन्होंने कसम खा ली है कि नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो उनकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे 75% लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको यहाँ मदद करेंगे, और वो पूरी तरीके से मेरी मदद कर रहे हैं। आप अजय प्रभाकर जी, आप अपने विरोधियों को क्या कहेंगे? क्योंकि हम वीडियो के अब अंतिम मोड़ पे हैं, तो आप अपने विरोधियों को क्या कहेंगे और अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोधियों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब वो पैसे की राजनीति नहीं है। जैसे आप 2 करोड़ लेकर के आए, 10 करोड़ लेकर के आए और आपने ये प्लान बनाया कि हम दारू पिला देंगे। जैसे अभी नारा निकला हुआ था कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्का दारू पक्का वोट, मुर्गा मछली फुल सपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इस पे जनता बिकने वाली नहीं है। वो अपने वोटों का अधिकार समझती है। और आपको मैं ये पूरी चेतावनी देता हूँ कि जनता आपको उखाड़ फेंकेगी और आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी, और आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मुहर लगा करके अपने प्रत्याशी को जिता करके सदन में भेजने का काम करेगी। और ये जनता करेगी। और मेरी जो मैनिफेस्टो है, जो हमने वादा किया है जनता से, वो मैं पूरा करूँगा, मेरी सरकार पूरा करेगी। और जनता से मैं अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि मैं युवा हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मैंने अपने इस पेशे में रह कर के मैंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, उनके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। तो अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अजय प्रभाकर जी, जिस तरीके से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसी बेबाकी से अपना उत्तर दिया। तो यह मुझे आपकी बोलने की काबिलियत और आपके बातचीत से लगा कि आप जनता के लिए वाक़ई में कुछ करेंगे। जो हमारे आज़ादी की इतने साल बाद भी आज भी हमारा गोंडा ज़िला पिछड़े हुए ज़िलों में से आता है देश के, बल्कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने के बावजूद हमारा गोंडा ज़िला पिछड़े हुए ज़िलों में से आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।